हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का चौथा अध्याय करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की आत्मकथा का यह एक अंश है। इस अध्याय का नाम है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। तो आज हम इस अध्याय का अगला भाग देखने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि लेखक को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वह हर प्रकार की पत्रिकाओं को पढ़ना पसंद करते थे। उनके लिए ख़ास तौर पर बाल पत्रिकाएं मंगाई जाती थी, बाल सखा और चमचम। उसके साथ साथ वो स्वामी दयानंद जी की जीवनी को भी पढ़ते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए वह किताबों को पढ़ते थे। और इस वजह से उनकी माँ जो थी वह बहुत परेशान थी। कहती थी कि अगर वह अपने स्कूली किताबों को नहीं पढ़ेगा तो कैसे पास करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमारे माता पिता भी परेशान होते हैं जब हम पढ़ाई को छोड़ करके अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं। लेकिन उनके पिता बहुत ही समझदार थे। वह जानते थे कि लेखक जो हैं वह अन्य पत्र पत्रिकाओं के साथ अपनी जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूली शिक्षा है, उसको भी अच्छे से करेंगे। इसीलिए वह उन्हें समझाते हैं। और इसके साथ ही लेखक जो हैं वह 5वीं कक्षा में फर्स्ट आते हैं और उन्हें स्कूल से 2 इंग्लिश की किताबें दी जाती हैं। चलिए अब देखते हैं मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय में आगे क्या है। बहुत सारे बच्चों ने हमें यह कमेंट किया है कि हम एनिमेटेड वीडियो क्यों नहीं बनाते। बच्चों, हम एनिमेटेड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करें। जल्द ही आपके लिए एनिमेटेड वीडियो लाया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे कहानी में लेखक क्या कहते हैं। तो बच्चों, लेखक को जो दूसरी पुस्तक मिली थी उसका नाम था ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की जहाज़ों की कथाएं थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। तो ये सारी बातें उनकी दूसरी पुस्तक में दी गई थी। द्वीप शब्द का अर्थ होता है बच्चों टापू, यानी एक ऐसा जगह जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। व्हेल और शार्क मछलियाँ हैं। आगे लेखक बताते हैं कि इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया था, यानी उन्हें एक नई दुनिया में पहुंचा दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। अब देखिए, जहाँ बहुत सारे बुक्स रखे थे अलमारी में, उसमें से पिता ने एक खाना जो है वो खाली कर दिए और लेखक से कहा कि अब तुम अपनी जितनी बुक्स हैं यहाँ पे रखोगे, ये तुम्हारी अपनी एक लाइब्रेरी होगी। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, किशोर यानी युवा। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया। सभी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। अब जो हमारे लेखक हैं वह युवावस्था में गए, किशोरावस्था यानी युवावस्था। उन्होंने स्कूल से कॉलेज का सफ़र तय किया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी का सफ़र तय किया। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी। अध्यापन करना इट मीन्स कि पढ़ाना। उसके बाद बच्चों अध्यापन का कार्य छोड़ करके वह इलाहाबाद से बम्बई चले गए और वहाँ उन्होंने संपादन का कार्य किया। तो इस बीच उनकी जो छोटी सी लाइब्रेरी थी वह बहुत बड़ा हो गया। विस्तार होना यानी
बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, यानी उनकी छोटी सी लाइब्रेरी में अब बहुत सारी पुस्तकें आ गई थीं। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठे करने की सनक क्यों सवार हुई। अब देखिए, लेखक को पढ़ने का शौक़ तो था ही किताब, अब किताब इकट्ठे करने का सनक भी उन पर सवार हो गया। सनक कहने का अर्थ है बच्चों पागलपन। सनक शब्द का अर्थ होता है पागलपन। अब उनमें एक जुनून सा सवार हो गया था। क्या करने का? किताबों को इकट्ठा करने का। उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। वह अनुभव क्या है वह देखिए। लेखक कहते हैं कि इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। प्रख्यात कहने का अर्थ है बच्चों जाना माना। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही बात ईस्ट इंडिया कंपनी की आती है बच्चों, तो हमारे दिमाग में क्या घूमने लगता है? अंग्रेज़ों का शासन। तो जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने भी कई पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी। तो इलाहाबाद में ऐसी कई पब्लिक लाइब्रेरी थी। साथ ही लेखक मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कह रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे बच्चों, वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और कई लाइब्रेरी भी उन्होंने बनवाई थी। आगे बताते हैं, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी है। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। अब बात कर रहे हैं उस समय की। कहते हैं कि बहुत सारी लाइब्रेरी उन्होंने देखी थी, लेकिन वह सोचते थे कि क्या हमारे पास भी ऐसी लाइब्रेरी हो सकती थी। तो कहते हैं कि उनके मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। क्या नाम था बच्चों उस लाइब्रेरी का? हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली तो मैं उसमें जाकर जम जाता था। यानी स्कूल से छुट्टी मिलते ही वह खाना पीना खाते थे और लाइब्रेरी में चले जाते थे। पिता दिवंगत हो चुके थे। दिवंगत कहने का अर्थ है बच्चों स्वर्गीय, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। तो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि दूसरे भाषाओं में जो उपन्यासें थीं, अब उसका हिंदी में अनुवाद हो रहा था, तो वह उन उपन्यासों को पढ़ते थे। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। तो बच्चों वहाँ किससे परिचय हुआ उनका? चट्टोपाध्याय, जो एक लेखक हैं, उनके द्वारा लिखित उपन्यासों से, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा लिखित उपन्यास दुर्गेश नंदिनी पढ़ी, कपाल कुंडला पढ़ा और आनंद मठ। टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर हुगो की पेरिस का कुबड़ा। टॉलस्टॉय की बुक जो लिखी हुई थी अन्य भाषा में, उसका हिंदी अनुवाद उन्हें उस लाइब्रेरी में मिला। साथ ही उन्हें विक्टर हुगो की पुस्तक पेरिस का कुबड़ा। उसके बाद उन्होंने पढ़ी गोर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रीन की गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट और सबसे मनोरंजक सरवारीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्जोट। तो इन सारी पुस्तकों से मुलाकात उन्हें कहाँ हुई थी बच्चों? हरि भवन लाइब्रेरी में। उन्होंने वहाँ इन सारी पुस्तकों को पढ़ी थी और यह सभी पुस्तकें जो अन्य भाषाओं में लिखी गई थी, उसका अनुवाद उन्हें उस लाइब्रेरी में मिला हिंदी भाषा में। हिंदी के ही माध्यम से
सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ लेखक अपनी आर्थिक परिस्थिति को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते। पिताजी उनके गुजर चुके थे, तो वह किताबें तब तक ही पढ़ पाते थे जब तक लाइब्रेरी खुली रहती थी। और कोई उपन्यास अगर अधूरा छूट जाता था तो मन में एक कसक सी होती थी कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं यह किताब इशू करवा लेता या ख़रीद लेता, अपने घर ले जाके पढ़ता। तो यह आर्थिक तंगी थी उस समय लेखक के जीवन में। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं लेखक। आगे लेखक बताते हैं कि पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत, यानी घर की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता था। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इतनी पुस्तकें होती हैं फिर भी हम उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते। लेखक बताते हैं कि जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, देहावसान होना यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। फीस जुटाने तक के पैसे नहीं थे तो किताब कहाँ से खरीदते लेखक। तो लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसे ट्रस्ट थे उस समय जो बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे पुस्तकें खरीदने की, और लेखक उससे सेकेंड हैंड पुस्तकें, सेकेंड हैंड कहने का अर्थ है वह पुरानी पुस्तकों को खरीद लिया करते थे, और बाकी जो बच जाता था वह अपने मित्रों से लेकर, सहपाठी जो हमारे कक्षा में होते हैं उनसे लेकर के वह पढ़ते थे और नोट्स बनाते थे। आज के टाइम में अगर हमारे पास किताब ना हो तो हम पढ़ना ही छोड़ देते हैं। बच्चों, हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए और हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेखक बताते हैं, उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विभिन्न छात्र खरीद लेते थे। विभिन्न कहने का अर्थ है बच्चों, जो गरीब बच्चे होते हैं वह क्या करते थे, पुरानी पुस्तकों को खरीद लेते थे और इसी तरह काम चलता था, और इसी तरह लेखक का काम चलता था। आज तो डिमांड हो जाता है, हम पिता से कहते हैं कि नहीं हमें नए बुक चाहिए पढ़ने के लिए, पुरानी बुक हम पढ़ना पसंद नहीं करते। लेकिन बच्चों, अगर हमें पढ़ने की ललक होगी, कुछ करने की इच्छा होगी, तो हम किसी भी प्रकार की पुस्तकों से पढ़ लेंगे। हमें अपने मन में पढ़ने की ललक को जगानी चाहिए। आगे लेखक बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। अब देखिए, आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब थी, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वह पुस्तक खरीद सके, लेकिन वह बताते हैं कि उन्होंने एक साहित्यिक पुस्तक खरीदी थी। कैसे खरीदी वह देखिए। कहते हैं कि उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया था। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था।
उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। लेखक उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। अब देखिए बच्चों, लेखक बताते हैं कि यह जो गाना था देवदास मूवी का कि दुख के दिन अब बीतत नहीं, यह लेखक के मन को छू गया था। तो कभी कभी लेखक इसे गुनगुनाते थे और जब वह इसे गुनगुनाते तो उनकी आंखें भर आती थी। एक दिन उनकी माँ ने भी यह सुन लिया तो माँ उनसे बोली कि दुख के दिन भी बीत जाएंगे, दिल को इतना छोटा नहीं करना चाहिए, हमें धीरज कभी नहीं खोना चाहिए, जीवन में हमेशा धीरज से काम लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यानी जीवन में अगर दुख है तो सुख भी आता है और वह सुख हमारी मेहनत से आता है। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। अब देखिए, पहले तो माँ को लगा कि चलो यह इसलिए गा रहा है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत दुख है। लेकिन जैसे ही माँ को पता चला कि यह गाना किसका है, देवदास मूवी का, वैसे ही कहती हैं कि ओहो ऐसी बात है तो तुम्हें सिनेमा देखना है, ठीक है पैसे मैं दे दूंगी, जा तू देखा, अपने मन को क्यों मारता है, क्यों दुखी हो रहा है। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देरी थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। और यह देवदास किसकी लिखी हुई है बच्चों? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है देवदास। और पुस्तक का दाम था केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपये 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। तो देखा बच्चों, अब लेखक को मिल गया देवदास पुस्तक, जिसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। देवदास के रचनाकार कौन है बच्चों? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो अब पिक्चर कौन देखे, मैं इस पुस्तक को ही पढ़ लेता हूँ। मैं थिएटर में जो 1.5 रुपये बर्बाद करूँगा उससे तो बेहतर है। फिर वो किताब खरीद करके जल्दी जल्दी घर वापस आए और माँ को जो पैसे बचे थे वह दे दिए। अब वह पुस्तक पढ़ने में लग गए होंगे। देखिए, माँ ने पूछा, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो बच्चों आप लोग याद रखोगे ना, धर्मवीर भारती जी की निजी लाइब्रेरी की पहली किताब कौन सी थी? देवदास। और किसकी लिखी हुई थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। तो यह आप ध्यान रखना। अब माँ का हृदय तो कोमल होता है। बेटे ने फिल्म नहीं देखी, वह वापस आ गया और किताब खरीदी, माँ को पैसे लौटा दिए। तो माँ के आंखों में आंसू आ गया। लेखक कहते हैं कि पता नहीं यह आंसू किस चीज़ का था, माँ खुश थी या दुखी थी।
आगे बताते हैं, आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हज़ार पुस्तकें हैं। अब वो अपनी लाइब्रेरी को देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें अनेकों पुस्तकें हैं, जिसमें कई नाटक की पुस्तकें हैं, कई उपन्यास की पुस्तकें हैं, कई तो जीवनियाँ हैं। तब कितनी शिद्दत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफन ज्विंग, मोपासना, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, ऑडेन एज़रा पाउंड, यूजीन ओनील, जुआ पॉल सात्र, ऑलिवियर कामू के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्बा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों, चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। तो बच्चों, अब उनके लाइब्रेरी में भारतीय लेखकों के अलावा विदेशी लेखकों के भी अनेकों पुस्तकें थीं। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करिंदकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक के रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया विंदा को भी और इन महापुरुषों को भी। तो बच्चों, इस आत्मकथा के पहले भाग में ही हमने देखा था लेखक 1989 की बात बताते हैं, जब उन्हें एक साथ ही 3 हार्ट अटैक आए थे और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बावजूद भी एक करिश्मा हुआ और वह बच गए। तो इसी पर मराठी के जो वरिष्ठ कवि विंदा करिंदकर हैं, वह उनसे मिलने आए जब उनके हार्ट का सफल ऑपरेशन हो गया। तो उनसे मिलने आए और कहें कि यह जो है वह उन सभी लेखकों का आशीर्वाद है जिस वजह से तुम बच पाए। तो लेखक कहते हैं, ये सारी बातें सुनकर के मैंने मन ही मन विंदा करिंदकर को प्रणाम किया, साथ ही उन महापुरुषों को भी प्रणाम किया जिनकी पुस्तकें वो पढ़ा करते थे। तो बच्चों, ये जो आत्मकथा का एक अंश था ये यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बच्चों, आप हमें कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।